हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अप्रोचेस टू लैंग्वेज लर्निंग के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मेथड और सब टॉपिक्स होंगे इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड और हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट बुक मेथड एंड कम्युनिकेटिव मेथड। तो फ्रेंड्स, अगर तो आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। और आप में से कुछ लोगों की डिमांड है कि मैं अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन या फिर टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर भी वीडियोस लाऊं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस वीडियो पे रिस्पॉन्स कैसा रहता है। जैसा आपका रिस्पॉन्स होता है वैसे ही मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ। तो अगर आपको वीडियो सच में इंफॉर्मेटिव लगती है तो इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की, अप्रोचेस टू लैंग्वेज लर्निंग। अब अप्रोच क्या है? वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग, कि किस तरीके से टीचिंग एंड लर्निंग को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। क्या लैंग्वेज है, कैसे उसे सिखाया जा सकता है, क्या मेथड लगाया जाए उसके लिए, क्या टेक्निक लगाई जाए, ये सारी चीजें हमें सिखाता है अप्रोच। इसको एक बड़े ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है और आपने सोचा कि आप बस से जाएंगे, तो आपने क्या अप्रोच लगाई कि मैं बस से जाऊंगा या जाऊंगी। फिर उसके बाद उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, मेथड क्या होगा आपका कि आप बस स्टैंड पे जाएं, तो वहां गए। फिर उसके बाद टेक्निक लगेगी। क्या टेक्निक होगी कि जब बस आती है तो आप उस बस में चढ़े और फिर एक टिकट लें, तो वो क्या होगी, टेक्निक होगी। इस तरीके से जो अप्रोच है वो मेथड्स बनाती है, फिर मेथड्स आगे चल के क्या है, टेक्निक्स बनाते हैं, जिससे हम कोई भी चीज लर्नर को सिखा सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन, डायरेक्ट मेथड एंड ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड ऐसे मेथड्स हैं जिनमें कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है, बच्चे इमिटेट करते हैं और चीजें सीखते हैं, यानी कि जो पौराणिक समय से चलती आ रही हैं चीजें उस तरीके से सीखना। सबसे पहले इसमें बात करेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, जो कि दिया गया था PRO कार्ल प्लॉट्स के द्वारा। इसे ओल्डेस्ट मेथड, क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड या प्रशियन मेथड भी कहा जाता है। ये मेथड तब आया था जब लोग फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते थे, जैसे लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज सीखना चाहते थे। क्या फीचर्स हैं इस मेथड के? तो इसमें टीचर हर एक सेंटेंस को रीड करते हैं और उसे ट्रांसलेट करते हैं मदर टंग में वर्ड बाय वर्ड, जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि वर्ड को, जो सेंटेंस उसको वर्ड बाय वर्ड पूरा ट्रांसलेट कर देना, किसमें, मदर टंग में। मोर फोकस होता है इस पे रीडिंग राइटिंग पे, यानी कि चीजों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे। बिकॉज पहले पढ़ेंगे फिर उसे मदर टंग में चेंज करेंगे और चीजें लिखेंगे, तो इस चीज पे ज्यादा फोकस हुआ। स्पीकिंग और लिसनिंग एस्पेक्ट को इसमें इग्नोर किया गया, उसके लिए कोई स्कोप नहीं था इसमें। और स्टूडेंट्स क्या है, पैसिव लर्नर्स है। बिकॉज पैसिव लर्नर्स होता है जो एक्टिवली खुद कुछ काम नहीं करते हैं, जो टीचर काम करवा रहा है बस उसी को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि इस मेथड में क्या है कि टीचर बच्चों को रूल सिखा देते हैं कि हाँ ये रूल है, इस हिसाब से आपको ट्रांसलेट करना है, तो वो उस चीज पे काम करें। खुद उन्होंने कुछ नहीं किया, जो टीचर ने सिखाया वही चीज की उन्होंने। मच vocab इज taught इन फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ आइसोलेटेड वर्ड्स। अब किसी भी चीज को ट्रांसलेट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास vocab हो। जब तक हमें वर्ड्स के मीनिंग ही नहीं पता है हम चीजें कैसे ट्रांसलेट करेंगे। नोन टू अननोन जाते हैं इस मेथड में, बिकॉज हम किससे, मदर टंग क्या है, हमें आती है। जैसे मान लीजिए हमारी मदर टंग क्या है, जैसे हिंदी है, तो हिंदी हमें आती है, लेकिन हमें सीखनी क्या है, इंग्लिश। हमारी टारगेट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। तो हम क्या कर रहे हैं कि जे इस मेथड में कैसे पढ़ाया जाता है कि टीचर क्या करेंगे, जो वो है हमारा सेंटेंस, जैसे कि राम इज गोइंग टू स्कूल, तो उसे टीचर क्या है, पूरा ट्रांसलेट कर देंगे हिंदी में। तो उस फिर क्या आ जाएगा कि राम स्कूल जाता है, तो यानी क्या, नोन टू अननोन गए हम, हमें हिंदी उसकी पता चली, फिर हमें पता चला कि अच्छा इसको ये बोलते हैं। यानी कि जो चीज पहले से आती है उसके साथ मिलकर दूसरी चीज सीखना, वो सीखने के बाद दूसरी चीज सीखना, कि मदर टंग से हम फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं। लर्नर लर्न्स ग्रामर रूल्स डिडक्टिवली। डिडक्टिव मेथड है ये, जो मैंने पहले बताई चीज कि जो टीचर बोल रहे हैं वही चीज फॉलो कर रहे हैं। डिडक्टिव होता है जब आपको पहले ही रूल्स दे दिए जाते हैं, फिर आप एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे कि टीचर ने अगर आपको बता दिया कि नाउन क्या होता है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, और फिर आपको एक सेंटेंस दिया, तो आप इजीली पता कर सकते हो कि नाउन क्या है। मतलब टीचर ने पहले आपको रूल बता दिया
फिर आपको सेंटेंस दे दिया जैसे सीता इज अ गुड गर्ल, तो आपको पता चल गया कि इसमें नाउन क्या है, सीता है। तो ये क्या हुआ, डिडक्टिव अप्रोच, कि आपको पहले ही रूल बता दिया गया। जैसे इस मेथड में क्या है कि पहले ही रूल बता दिया जा रहा है कि कैसे ट्रांसलेट करना है। इसीलिए इस मेथड को कहा जाता है कि रोट लर्निंग एनकरेज होती है, यानी कि चीजों को रट्टा मार के सीख रहे हैं। फॉर्म पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, मीनिंग पे नहीं, कि सेंटेंस ठीक तरीके से फॉर्म हो जाए, बस ट्रांसलेट हो जाए। मीनिंग पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इवेल्युएशन इज बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट। इवेल्युएशन कैसे की जाती है कि बच्चे कितना ज्यादा ट्रांसलेट कर पाते हैं। जैसे टीचर ने कोई पैराग्राफ उन्हें ट्रांसलेट करने के लिए दिया कि ये आपके पास पैराग्राफ है, इसे ट्रांसलेट करो। अगर तो वो मदर टंग में उसे ट्रांसलेट कर पाते हैं या फिर मदर टंग से फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाते हैं, तो इसका मतलब वो चीज उन्हें समझ में आ गई है। इस तरीके से इवेल्युएट किया जाता है। और इसमें लर्निंग मटेरियल हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट बुक है, क्योंकि इसमें और कोई लर्निंग एड हम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज रूल्स सीखने के लिए क्या चाहिए, बुक चाहिए। बुक से रूल्स याद करेंगे और चीजें हो जाएंगी, फिर ट्रांसलेट कर पाएंगे। क्या ड्रिल्स, क्या एक्सरसाइज करवाई जा सकती है इसमें कि बच्चे ट्रांसलेट करें सेंटेंसेस टारगेट लैंग्वेज से मदर टंग में। तो ये तो थे कुछ फीचर्स। अब बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले क्या आएगा, लर्निंग मटेरियल, जो रूल्स बच्चे को टीचर सिखाना चाहते हैं, क्या कंटेंट वो उन्हें सिखाना चाहते हैं, वो आएगा हमारा लर्निंग मटेरियल में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो ट्रांसलेशन करेंगे उसकी फॉरेन लैंग्वेज टू मदर टंग में, बिकॉज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या कहता है कि मदर टंग के जरिए बच्चों को सिखाया जाता है। तो ट्रांसलेट कर देंगे फॉरेन लैंग्वेज को मदर टंग में। फिर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे जो शायद बच्चों को समझ में ना आए, फिर उनका मीनिंग बताया जाएगा कि इस पर्टिकुलर वर्ड का ये मीनिंग होता है। जैसे कहीं सेंटेंस में फॉरलॉन आया है तो उसका इजी मीनिंग क्या है, लोनली, तो टीचर वो चीज बताएंगे कि इसका मतलब होता है अकेला। तो ऐसे मीनिंग्स बताना। फिर बच्चे उस चीज को क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे। फिर उसके बाद टीचर क्या है, बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या बच्चे अच्छे से मेमोराइज कर पा रहे हैं, क्या बच्चों को समझ में आ गई चीज। फिर बच्चे उन चीजों को लिख के देखेंगे या पढ़ के देखेंगे। तो इस तरीके से फिर मदर टंग से फॉरेन लैंग्वेज में या फिर फॉरेन लैंग्वेज से मदर टंग में अगर वो चीजें ट्रांसलेट कर पाते हैं तो मतलब उन्हें लैंग्वेज की समझ हो चुकी है। फिर बात आती है टीचर का क्या रोल है यहाँ पे। टीचर एज अ गाइड वर्क करते हैं, बिकॉज उन्हें क्या ध्यान रखना है कि बच्चे रूल्स को याद करें, बच्चों को रूल्स याद करवाने हैं उन्हें। किसी भी लैंग्वेज की मॉर्फोलॉजी और सिंटेक्स के बारे में, यानी क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से लैंग्वेज फॉर्म होती है, कैसे सेंटेंस फॉर्म होते हैं उस लैंग्वेज में, ये सारी चीजें उन्हें बच्चों को सिखानी है। स्टूडेंट का क्या रोल होता है इस मेथड में। स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रूल्स को याद करें, ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं, इसीलिए इसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहा जाता है कि जितने भी रूल्स हैं उसे याद करें, वोकैब उनकी अच्छी हो, वोकैबुलरी उनकी इन्हांस हो, अच्छे अच्छे वर्ड्स याद करें वो, ताकि क्या है परफेक्ट ट्रांसलेशंस बना सकें, वो चीज़ों को ट्रांसलेट कर सकें, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकें। क्या टेक्निक्स लगाई जा सकती है इसमें, कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट है यूज वर्ड्स इन सेंटेंसेस, की आपको कुछ सेंटेंस दे दिए और कुछ वर्ड्स दे दिए कि इन्हें फिल करो, तो वहां पे आपको ट्रांसलेशन की नॉलेज भी हो जाएगी और आपकी वोकैब भी इनहेंस होगी। कॉम्पोजिशन हो सकती है कि आपको किसी टॉपिक पर लिखने के लिए बोल दिया गया कि माय बेस्ट फ्रेंड पर ऐसे लिखो या फिर माय क्लासमेट पर ऐसे लिखो, ऐसा कुछ दे दिया जाए, या फिर क्वेश्चन आंसर्स दिए जा सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। फिर बात आती है मेरिट्स क्या है जीटीएम के, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के। क्विक है, इजी है, कि बस बच्चों को फटाफट रूल्स याद करवाए और उन्हें चीजें ट्रांसलेट करवा दी। और मदर टंग से जब हम सीखते हैं, मदर लैंग्वेज जो हमारी होती है, तो उससे इजीली हमें चीजें समझ में आती हैं। इकोनॉमिकल है, टाइम सेविंग है, कन्वीनियंट है, कोई एक्स्ट्रा एड नहीं चाहिए, टेक्स्ट बुक के जरिए ही सिखा सकते हैं। इकोनॉमिकल है, जल्दी सिखा सकते हैं, टाइम सेविंग है और इसीलिए ईजी भी है। क्लैरिटी है इसमें, लेस चांस ऑफ वेगनेस है, क्योंकि रूल के सूत्र सिखा रहे हैं तो क्लैरिटी आएगी कि कंफ्यूजन के चांसेस कम होंगे। वोकैब एनहांस होगी बच्चों की। एप्रिशिएटिव थ्योरी को फुलफिल करते हैं, यानी कि एप्रिशिएटिव थ्योरी क्या कहती है कि लर्निंग इज टू कनेक्ट ओल्ड एंड न्यू आइडियाज। बिकॉज इसमें क्या है, हम मदर टंग से कनेक्ट करके क्या है फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो एप्रिशिएटिव थ्योरी की कंडीशन को फुलफिल करती है। नेक्स्ट इज करेक्ट नॉलेज ऑफ यूज ऑफ इंग्लिश। जब ग्रामर की रूल्स की नॉलेज होगी तो अच्छे तरीके से इंग्लिश यूज कर पाएंगे। ट्रांसलेशन की आर्ट आती है बिकॉज चीजें ट्रांसलेट करके सीख रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आप चाहें तो इन और ज्यादा इलेबोरेट कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको की पॉइंट्स दे रही हूँ ताकि आप इजीली आंसर्स फ्रेम कर पाएं। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ जीटीएम, यानी कि क्या लिमिटेशंस हैं, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। डल एंड मैकेनिकल है, बिकॉज इसमें बच्चों को कुछ नहीं करना है, टीचर सिर्फ रूल्स बता रहे हैं और वो उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उसके बेसिस पर वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो मैकेनिकल हो गया ये मेथड। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कोई स्कोप नहीं है, बिकॉज टीचर्स जो है वो बच्चों से उतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें रूल दे रहे हैं।
मोर इंपॉर्टेंस दी जाती है ग्रामर रूल्स को, मीनिंग पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। स्पीकिंग, इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन पर उतना ज्यादा फोकस नहीं होता, जैसे मैंने पहले भी बताया, सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग पार्ट पर ज्यादा फोकस है। नेक्स्ट इज लूजेस करेक्ट इफेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि हम ट्रांसलेशन उतनी अच्छी नहीं कर सकते, जैसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। अब इंग्लिश के ईडियम्स को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उनका अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा वो। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, तो वहां पे ये मेथड प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेक लर्नर्स थिंक इन लैंग्वेज वन। अब लैंग्वेज वन यहाँ पे क्या है, जो उन्हें आती है, यानी कि जो उनकी मदर टंग है, तो उसी में अगर सोचेंगे तो फिर जब, जैसे मान लीजिए कि कभी कुछ आपको बोलने के लिए कहा जाता है कि किसी पैराग्राफ के बारे में लिखो या फिर कुछ आंसर दीजिए, किसी टॉपिक के बारे में अपने ओपिनियन शेयर करिए। अगर आप पहले उसे अपनी मदर लैंग्वेज, तो आप टाइम लेते हैं, बिकॉज पहले आप उसे क्या है, आपकी जो मदर टंग है उसमें अपने दिमाग में प्रिपेयर करते हैं कि हाँ मुझे ये लाइंस बोलनी है, फिर उसे ट्रांसलेट करते हैं, तो जिससे क्या है कि काम क्या आपका स्लो हो जाता है। तो ये इसका नुकसान है। अगर आप डायरेक्टली इंग्लिश में ही सिखाएंगे, अगर आप डायरेक्टली इंग्लिश में ही वो चीज़, जैसे आपको हिंदी में बोलने को कहा जाए तो आप फटाफट बोल देते हैं। वो क्यों? बिकॉज आपने सोचा ही हिंदी में था और आपको हिंदी में ही बोलना था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बोलना इंग्लिश में है लेकिन सोच हिंदी में रहे हैं, तो वो ट्रांसलेट जब माइंड करेगा उस चीज़ को तो टाइम लग जाएगा वहाँ पे। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है इसका। फिर आता है हमारा डायरेक्ट मेथड। अब जब ये जीटीएम आया तो कुछ सॉल्वर और कुछ अदर बिलीवर्स थे जो नेचुरल मेथड के, उन्होंने कहा कि फॉरेन लैंग्वेज को बिना ट्रांसलेशन के भी सिखाया जा सकता है, डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेशन और एक्शंस के थ्रू, कि कोई चीजें हम ऑब्जेक्ट्स दिखा दें, कुछ डेमो दिखा दें, या एक्शंस के थ्रू भी हम बच्चों को लैंग्वेज सिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि रूल के थ्रू ही उन्हें सिखाई जाए। तो ये मेथड डेवलप किया गया था मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज द्वारा। ये मेथड एस्टेब्लिश हुआ था फ्रांस और जर्मनी में अराउंड 1900। फ्रांस में इसका ओरिजिन हुआ था और जर्मनी में इसके प्रिंसिपल्स बने थे। इसे फोनेटिक मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड, बिकॉज उसको अपोज कर रहा था ये जीटीएम मेथड को, नेचुरल मेथड या फिर रिफॉर्म मेथड भी कहा जाता है। अब इस मेथड में था ये कि उन्होंने कहा कि डायरेक्ट सिखाया जाए बच्चों को। जैसे अगर आप उन्हें इंग्लिश सिखाना चाहते हो तो जरूरी नहीं कि आप उन्हें ट्रांसलेट कर करके ही सिखाएं, आप डायरेक्ट सिखाइए कि पहले सिंपल इंग्लिश से शुरुआत कीजिए, फिर धीरे धीरे बच्चे सीख जाएंगे। बिकॉज बच्चा क्या है, बहुत जल्दी चीजें कैच करता है, तो आप आसानी से उसे डायरेक्टली भी सिखा सकते हो। ये बात इस मेथड में बोली गई कि ट्रांसलेट ना किया जाए, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स की मदद से या डेमोन्स्ट्रेशंस की मदद से चीजें सिखाई जाए। जैसे बॉल दिखा दी और फिर कह दिया कि ये बॉल है, जरूरी नहीं है कि पहले बताया जाए कि ये बॉल है, इसे गेंद कहते हैं, ऐसे ना सिखाया जाए, डायरेक्टली चीजें सिखाई जाए। तो बात करेंगे कुछ मेजर प्रिंसिपल्स यूज्ड इन डायरेक्ट मेथड की। तो इसमें क्या था कि सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो टारगेट लैंग्वेज में ही दी जाए, यानी कि अगर हम इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो सारी इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में ही दी जाएं। ग्रामर इज टू बी टॉट इंडक्टिवली, यानी कि आगमन विधि। जैसे मैंने आपको बताया, डिडक्टिव क्या है कि पहले आपको किसी ने रूल दे दिया फिर आप एग्जाम्पल ले रहे हो। यहाँ पे क्या है, इंडक्टिवली चीजें सिखाई जाए, कि आपको डायरेक्टली रूल नहीं मिला है, आपको चीज दिखाई गई है, फिर आपने उसे दिमाग लगे अच्छा ये बॉल है, तो आपने खुद वो चीज आपके अंदर से जब वो आती है तो वो चीज आपको बेहतर चीजें समझ में आती है। तो इसीलिए इंडक्टिव अप्रोच जो है उसे बेहतर माना जाता है ज्यादातर। यूनिट ऑफ टीचिंग है इसकी सेंटेंस, कि हम सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे हैं। जो हमारा जीटीएम था उसमें यूनिट ऑफ टीचिंग थी वर्ड, बिकॉज वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट कर रहे थे उसमें। इसमें स्पीच एंड लिसनिंग को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब इस मेथड के जरिए स्टूडेंट्स क्या है, इंग्लिश सेम उसी तरीके से सीखते हैं जैसे उन्होंने अपनी मदर टंग सीखी होती है। हम अपनी मदर टंग कैसे सीखते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो चीज़ें देखते जाते हैं, फिर हम अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, तो उससे वो हमें जब मीनिंग वो बताते हैं कि हाँ ये बॉल है, या सॉरी, या फिर ये, क्योंकि हिंदी ही सिखाते हैं जनरली, या गेंद है या कुछ है, तो वो चीज़ें हमने सीख ली। और उसी तरीके से अब हम फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे कि चीज़ें देख देख के चीज़ें सिखाना। तो जैसे मदर टंग सीखी थी वैसे ही फॉरेन लैंग्वेज सीखी जाती है। एवरीडे वोकैब एंड सेंटेंसेस आर गिवन इंपॉर्टेंस वाइल टीचिंग। जो हमारे डेली वोकैब है, जैसे मैंने आपको बताया बॉल का एग्जाम्पल दे के, बैट का एग्जाम्पल लेके, जो डेली हम चीज़ें देख रहे हैं उन्हीं के बेसिस पर सिखाई जाती हैं चीज़ें। इंडक्टिव अप्रोच है, जो चीज़ मैंने आपको बताई कि हम खुद एग्जाम्पल देख रहे हैं फिर खुद रूल तक पहुंच रहे हैं, यानी कि हमने चीज़ें देखी फिर हमने उसको सीखा। जितना हो सके टीचर बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें डायरेक्टली चीज़ें सिखाई जा सके। अब इसमें कंक्रीट वोकैब जो होती है वो डेमोन्स्ट्रेशन, ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर्स के द्वारा सिखाई जा सकती है। कंक्रीट वोकैब से यहाँ पे हमारा मतलब है, जैसे कि हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि ये चेयर है, ये टेबल है, तो वो चीज़ हम दिखा सकते हैं कि ये देखो ये चेयर है, ये टेबल है, तो वो सीख जाएंगे। लेकिन जो अब्स्ट्रैक्ट वोकैब है उसे एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स के द्वारा सिखाया जाता है। अब्स्ट्रैक्ट वोकैब यानी कि जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे उन्हें कहना है कि अगर वो बच्चा कहना चाहता है कि वो सैड फील कर रहा है,
या फिर हम बच्चे को सैड और हैप्पी वर्ड सिखाना चाहते हैं, तो हम सैडनेस कहीं दिखा तो नहीं ना सकते, हैप्पीनेस कहीं दिखा नहीं सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट वोकैब है। तो वो हम कैसे सिखाएंगे? एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स के, कि हम उसे बताएंगे कि जैसे अगर आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है या कुछ करने का मन नहीं कर रहा है या मतलब अजीब अजीब सा फील हो रहा है, तो मतलब हो सकता है कि आप सैड हो। तो हमने क्या किया, इन सारे वर्ड्स को क्या कर दिया, एसोसिएट कर दिया, कि उन्हें उनके पास एक वर्ड आ जाए उनकी वोकैब में, सैड। तो वो जो नेक्स्ट टाइम जब उन्हें ऐसा फील होगा कुछ कि अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी कुछ करने का मन नहीं करेगा, तो वो इतना सारा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, वो क्या बोलेंगे कि मुझे सैड फील हो रहा है। तो हमने क्या किया, एसोसिएट करके उनको वो वर्ड याद करवा दिया। इसमें क्या है, लर्नर अवॉइड्स लैंग्वेज 1 एंड थिंक्स इन लैंग्वेज 2, कि लर्नर क्या है, अब यहाँ पे जो पहले बात आई थी कि ट्रांसलेट करके बोलेगा तो टाइम लग जाएगा, वो चीज नहीं आएगी। डायरेक्ट है तो डायरेक्टली अगर आपको कुछ बोलने के लिए कहा गया तो डायरेक्टली इंग्लिश में ही सोचोगे और इंग्लिश में ही आंसर दोगे, बिकॉज इस मेथड के दौरान कहीं पे भी हमने अपनी मदर टंग का यूज किया ही नहीं है, तो ईजी हो जाएगा ये चीज। फिर आता है इसमें टीचर का क्या रोल है। टीचर एज अ सोर्स काम करते हैं, बिकॉज वो एक्टिविटीज करवा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट्स दिखा रहे हैं, डेमो दे रहे हैं चीज़ों के, इंट्रैक्ट करते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि जितना ज़्यादा इंट्रैक्ट करेंगे उतना ज़्यादा उन्हें समझ में आएगा कि बच्चों को कितनी नॉलेज है और कितनी नॉलेज और देने की ज़रूरत है। मॉनिटर करें कि कहीं बच्चे कुछ गलत तो नहीं समझ रहे, जैसे डायरेक्टली अगर कुछ बच्चा कुछ बोल रहा है तो कहीं वो गलत तो नहीं बोल रहा है, तो बच्चों को मॉनिटर कर रहे हैं। इनिशिएट करें, कुछ भी एक्टिविटी अगर वो करवा रहे हैं तो एक्टिविटी स्टार्ट करवाएंगे, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उस जो लैंग्वेज हम सिखा रहे हैं उसका यूज़ करें। स्टूडेंट का क्या रोल है, एक्टिव लर्नर है, बिकॉज डायरेक्टली चीज सीखनी है तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, कोई चीज नहीं समझ आएगी तो टीचर से पूछेंगे, नई नई चीजें देखेंगे और उनके मीनिंग सीखेंगे, उनका क्या वोकैब उनकी इन्हांस होगी इससे। ऑब्जर्व करेंगे जब टीचर्स को या फिर चीज़ों को देखेंगे तो उससे चीज़ें सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ों को, इंटरेक्ट करेंगे टीचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। क्या टेक्निक्स हम लगा सकते हैं ताकि बच्चों को जो लैंग्वेज हम सिखाना चाहते हैं वो सीख पाएं। रीडिंग अलाउड करवा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली है तो रीडिंग अलाउड कर सकते हैं, यानी कि जोर से क्लास में कोई चैप्टर रीड करो ऐसा कुछ बोल सकते हैं। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज करवा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक एक्सरसाइज करवा सकते हैं। फिर बात करेंगे मेरिट्स क्या है डायरेक्ट मेथड के। सबसे बड़ा मेरिट ये है कि इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चीजें हमने खुद देखी तो वो इंटरेस्टिंग लगेंगी, डायरेक्ट बॉन्ड बनेगा बिटवीन वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग। एक्टिव मेथड है बिकॉज स्टूडेंट एक्टिवली लर्न कर रहा है। साइकोलॉजिकल मेथड है बिकॉज जैसे हमने मदर टंग सीखी थी वैसे ही सीख रहे हैं। साइकोलॉजिकल मेथड क्या होता है कि हमने चीजें देख के सीखते हैं, तो वही तो है, वर्ड्स को देख रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, थिंग्स को देख रहे हैं और उनके मीनिंग जान रहे हैं, तो ऐसे सीख रहे हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं बीच में। इसमें स्पीच और प्रोनाउंसिएशन पे फोकस होता है ताकि बच्चे अपनी फीलिंग्स जो है वो इजीली एक्सप्रेस कर पाए। फुल ऑफ एक्टिविटीज है, टीचर ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज करवाते हैं ताकि बच्चों में वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, लैंग्वेज से वो जुड़े ज्यादा से ज्यादा। जितनी ज्यादा लैंग्वेज से जुड़ेंगे, और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो प्रैक्टिस से आती है, तो जितना ज्यादा उस इंग्लिश लैंग्वेज के करीब रहेंगे वो उतना ज्यादा जल्दी सीख पाएंगे उस लैंग्वेज को। रूल्स पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, डायरेक्टली लैंग्वेज का जो डायरेक्ट बॉन्ड बिठाया जाता है वर्ड और उसके मीनिंग के बीच में। फिर आते हैं डीमेरिट्स, यानी कि क्या लिमिटेशन है इसकी। नो ट्रांसलेशन, जिससे डाउट हो सकता है बच्चों को, बिकॉज कभी कभी क्या होता है इंग्लिश में एक ही वर्ड के दो दो मीनिंग रहते हैं, सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग बदल जाता है, तो वहां पे ये मेथड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। टाइम टेकिंग है, कोई भी चीज अगर हम रूल से सिखाते हैं तो डायरेक्ट सीख जाएगा, लेकिन अगर कोई चीज हम ऑब्जेक्ट से सिखा रहे हैं धीरे धीरे सीखेंगे ना वो चीज। ओवर क्राउडेड क्लास के लिए यूजफुल नहीं है, उतना ज्यादा सुटेबल नहीं है, बिकॉज जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे वहां टीचर इतने सारे बच्चों पे ध्यान नहीं रख सकते कि किस बच्चे को कितनी नॉलेज होगी, किस बच्चे से मैं क्या चीज पूछूं या क्या चीज ऑब्जेक्ट दिखाऊं, तो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये मेथड। जरूरी है कि टीचर भी स्किल हो, टीचर को पता हो कि कैसे इस मेथड को यूज करना है, कैसे पूरी नॉलेज जो है वो बच्चों को दी जा सके, बच्चों को लैंग्वेज लर्न करवाई जा सके, बच्चों को लैंग्वेज की समझ हो, तो कैसे इस मेथड को अच्छे से यूज करना है ये टीचर को नॉलेज होनी चाहिए। अब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स को सीखना मुश्किल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स क्या होते हैं। बेस ऑन प्रिंसिपल दैट ऑडिटरी अपील इज स्ट्रॉन्गर देन विजुअल। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं देख के सुनते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं यानी देख के सीखते हैं, और कुछ बच्चे क्या है सुन के सीखते हैं। तो इस मेथड में ये माना गया कि जो ऑडिटरी अपील है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यानी कि सुन के ज्यादा बेहतर सीखते हैं। तो ये जरूरी नहीं है, ये बच्चे पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक क्लास में अलग अलग तरह के लर्नर्स हो सकते हैं, तो वहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इग्नोर करता है सिस्टमैटिक रिटन वर्क और रीडिंग एक्टिविटीज को, बिकॉज डायरेक्ट सिखाई जा रही है तो बच्चों को रूल्स की नॉलेज नहीं होगी, तो हो सकता है कि वो अच्छे से वो चीजें लिख ना पाए। नेक्स्ट हमारा आता है ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड मतलब जहां पे हम चीजें सुन के लैंग्वेज सीखते हैं। ये थोड़ा बहुत सिमिलर है डायरेक्ट मेथड से।
तो यहाँ पे फोकस होता है स्पोकन लैंग्वेज और ओरल कम्युनिकेशन पर, ताकि वो लैंग्वेज हमें बोलनी आए, क्योंकि कोई लैंग्वेज अगर हमें बोलनी आ जाती है तो लिखना तो हम फिर धीरे धीरे सीख ही जाते हैं। इसमें भी जैसे कि डायरेक्ट मेथड में सिर्फ टारगेट लैंग्वेज यूज की जाती थी, तो क्लासरूम में वही लैंग्वेज यूज की जाती है। जैसे कि अगर हम बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो क्लासरूम में इंग्लिश ही यूज की जाएगी, कि हम इंग्लिश का कोई सेंटेंस बच्चों को बोल के बताएंगे और फिर बच्चे वो चीज सीख लेंगे, वो सेंटेंस याद कर लेंगे। ये मेथड डेवलप किया गया था चार्ल्स सी फ्राइज के द्वारा। इसे आर्मी मेथड या ऑरल मेथड भी कहा जाता है। आर्मी मेथड इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आया था, तब की यानी कि उन लोगों को सिखाया जा सके कि कैसे कम्युनिकेट करना है, तो तब ये मेथड आया था, इसलिए इसे आर्मी मेथड। और ऑरल मेथड का मतलब यानी कि AURAL ऑरल होता है सुनना, और ORAL ओरल होता है बोलना। जैसे कहते हैं ना ओरल टेस्ट, तो मतलब बोल के, तो सुन के फिर बोलना, यानी कि सुनना फिर समझना फिर बोलना, उस पर ये मेथड बेस है, वो चीज इस मेथड की बेस है। फिर आता है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑडियोलिंगुअल मेथड, क्या सिद्धांत है इसके। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल पे ज्यादा एम्फेसिस है, बिकॉज ओरल मेथड है ये। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और स्ट्रक्चर्स पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। पहले ग्रामर स्ट्रक्चर सिखाया जाता है, फिर वोकैब सिखाई जाती है। एरर्स को इमीडिएटली करेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज बच्चा जैसे ही बोलेगा तो टीचर क्या है उसे करेक्ट कर सकते हैं कि नहीं बच्चे आपने गलत बोला है, इस तरीके से आएगा ये। लैंग्वेज नेचुरल ऑर्डर के थ्रू सिखाई जाती है, कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये जो है हमारे 4 बेसिक पिलर्स होते हैं लैंग्वेज के, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिसन करते हैं। टीचर ने कुछ बोला, हमने वो चीज़ सुनी, फिर हमने बोली वो चीज़, स्पीक करी, रीड किया, फिर उसके बाद हम रीडिंग सीखते हैं, फिर राइटिंग आखिरी में जाके सीखते हैं। तो ये मेथड जो है वो ऐसे नेचुरल ऑर्डर में ही चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन होता है, बिकॉज जितना ज़्यादा वर्ड्स बोलेंगे, जितने ज़्यादा वर्ड्स सुनेंगे, उतने बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, ताकि बच्चों में हैबिट बन जाए। बिहेवियरिज्म पे बेस्ड है ये। जितने ज़्यादा बच्चों को हैबिट होगी, जितनी बार बार उन्हें वो चीज़ मेमोराइज करवाई जाएगी, उतना ज़्यादा जल्दी सीखेंगे वो चीज़ को। लैंग्वेज इज लर्न कॉन्टेक्चुअली, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पे बेस है, यानी बच्चे खुद मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑडियोलिंगुअल मेथड, कि कैसे सीखे जा सकते हैं। डायलॉग मेमोराइजेशन, यानी कि कुछ डायलॉग्स याद करने को दे दी, बिकॉज ओरल है, यानी कि सुन के सीखना है, तो जितने ज्यादा डायलॉग याद होंगे उतने ज्यादा वोकैब एनहांस होगी, उतने ज्यादा वर्ड्स होंगे, उतने ज्यादा उस लैंग्वेज को यूज कर पाएंगे, यानी कि स्पीकिंग पे फोकस है इस पे। रिपीटेशन ड्रिल्स, बार बार करवाना, यानी प्रैक्टिस हो, बच्चों को हैबिट हो जाए उस चीज की। चेन ड्रिल्स, यानी कि सेंटेंस से आगे सेंटेंस जोड़ के चीजें बोलने के लिए बोलना उन्हें। सब्स्टिट्यूशन ड्रिल्स, कि इस वर्ड को सब्स्टिट्यूट करके कोई और वर्ड यहाँ पे पुट करो, या इस वर्ड को चेंज कर दो। तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज का यूज हो, ऐसी कुछ एक्टिविटीज करवाते रहना। क्वेश्चन आंसर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल हो सकती है, कि आपको बोलते जाए कि इसे ट्रांसफॉर्म कर दो, एफर्मेटिव बना दो या नेगेटिव बना दो, अगर नेगेटिव है तो, यानी कि जैसे दिस इज माई कार को दिस इज, फिर अगर आपको कहा जाए नेगेटिव बना दो तो आप बोल दो दिस इज नॉट माई कार। यानी ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज करवाना, ताकि बच्चों को उस लैंग्वेज से वो इतने ज्यादा आदी हो जाएं कि वो जल्दी वो लैंग्वेज सीख जाएं। नेक्स्ट बात करेंगे कि लर्नर्स का क्या रोल है इसमें। अब यहाँ पे लर्नर्स क्या है, पैसिव रोल निभाते हैं। जितने भी हम मेथड्स करेंगे उन सब में लर्नर्स रोल पे आपको 1-2 पॉइंट तो याद रखना ही है, कि एक्टिव है या पैसिव है वहां पे। तो पैसिव रोल निभाते हैं यहाँ पे, बिकॉज उनका कोई कंट्रोल नहीं है कंटेंट के ऊपर। जो टीचर ने कंटेंट दिया वही वो चीज सीख रहे हैं, जो टीचर ने ऑडियो सिखाई उसी को उसने या उन्होंने याद कर लिया। यही तो बात हो रही है, क्योंकि वो इमिटेट ही तो कर रहे हैं, कॉपी ही तो कर रहे हैं टीचर को। तो इसमें उनका सोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मात्र उद्देश्य क्या होता है, कि टीचर की डायरेक्शन को फॉलो करें और उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करें। टीचर्स का क्या रोल होता है यहाँ पे, टीचर्स का रोल एक्टिव होता है, बिकॉज उन्हें एक अच्छा मॉडल बच्चों को प्रोवाइड करवाना है, एक अच्छी ऑडियो सुनानी है, या फिर एक अच्छी चीज बोल के बतानी है। अच्छी इन द सेंस कि जिसमें लैंग्वेज का भरपूर यूज हो, जो बच्चों की एज और मेंटल लेवल के हिसाब से हो, ताकि बच्चों को वो चीज समझ में आ जाए और लैंग्वेज की समझ उनमें बैठे। टू कीप स्टूडेंट अटेंटिव, उनका ये भी उद्देश्य होता है कि बच्चों को अटेंटिव रखा जाए, बिकॉज अगर बच्चे अटेंशन ही नहीं पे करेंगे तो फिर कैसे सीखेंगे। तो बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वो क्लास को इंटरेस्टिंग बनाए, ताकि बच्चे जो हैं अटेंटिव रहें, एक्टिव रहें। फिर बात आती है मेरिट्स, यानी कि क्या फायदे हैं इसमें के। लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स पे स्ट्रेस दिया जाता है, ये एक बहुत बड़ा फायदा है। लर्नर को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और स्ट्रक्चर के बारे में सीख पाए। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इनको दोबारा डिस्कस करके। यूजफुल टू टीच लार्ज ग्रुप ऑफ लर्नर्स। डीमेरिट्स क्या है, मैकेनिकल मेथड है, टीचर ने सिखाई कोई चीज बताई और उस हिसाब से सीख ली, खुद अपना कुछ दिमाग नहीं लगाया। टीचर डोमिनेटेड मेथड है, यानी वही बात कि टीचर बता रहे हैं वही चीज कर रहे हैं।
लर्नर्स पैसिव है, खुद उन्हें कुछ ज्यादा एक्टिवली नहीं करना है, टीचर की बताई बात को फॉलो कर रहे हैं। इक्वल एम्फेसिस नहीं है 4 बेसिक पिलर जो है हमारे लैंग्वेज लर्निंग पे के, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, उन सब पे इक्वल जो एम्फेसिस नहीं दिया जाता है। सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई इसमें। डज नॉट पे मच अटेंशन टू फ्लुएंसी और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। अब देखिए, जब खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, जब खुद एक्टिव लर्नर्स ही नहीं, तो कैसे कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी आ पाएगी? तो ये प्रॉब्लम होगी एक बहुत बड़ी यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक मेथड के बारे में। तो ये वो मेथड है जहाँ पे हम टेक्स्ट बुक की मदद से बच्चों को लैंग्वेज सिखाते हैं। टेक्स्ट बुक क्या है? एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। भले ही कोई कंट्री कितनी भी डेवलप क्यों ना हो, कितनी एडवांस क्यों ना हो, लेकिन वहां पे भी जो है वो टेक्स्ट बुक यूज की जाती है। टेक्स्ट बुक एंजॉयज इट रिस्पेक्टेबल प्लेस। तो टेक्स्ट बुक कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक क्या है, अ मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम विदाउट टेक्स्ट बुक इज एज डिफिकल्ट टू इमेजिन एज हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। यानी कि पॉसिबल ही नहीं है कि सेंट्रल चीज है वो टेक्स्ट बुक जो है, टेक्स्ट बुक के बिना पॉसिबल नहीं है। एज डिफिकल्ट टू इमेजिन एज हैमलेट विदाउट द प्रिंस, ये क्या है? एक फ्रेज है, यानी कि जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिसके बिना कोई चीज नहीं हो पाती हो, इसका मतलब ये होता है। तो टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हचिनसन एंड टॉरेस कहते हैं कि 4 वेज है जिसमें टेक्स्ट बुक जो है वो हेल्प करती है एजुकेशनल चेंज लाने में। पहला क्या है कि एज अ व्हीकल काम करती है टीचर और लर्नर के लिए, बिकॉज उन्हें पता चलता है कि क्या क्या एक्टिविटीज हमें करवानी है, कैसे कैसे करवानी है। जैसे कोई भी व्हीकल्स जो क्या है, हमारी जो मंजिल होती है वहां तक हमें लेके जाता है ना, तो वही काम ये टेक्स्ट बुक करती है। सेकेंड क्या है? प्रोवाइड करती है सपोर्ट एंड रिलीफ फ्रॉम बर्डन ऑफ लुकिंग फॉर मटेरियल, कि इधर उधर मटेरियल ढूंढना नहीं पड़ता। जैसे आपके मान लीजिए कि आपको कोई कोर्स आपने लिया है और उसकी कोई बुक ही नहीं है, तो क्या करोगे? कभी गूगल करोगे, कभी विकिपीडिया करोगे, कभी कुछ करोगे, यूट्यूब पे कंटेंट देखोगे, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वो टेक्स्ट बुक आपको बचाती है इस चीज से। थर्ड क्या है? कंप्लीट पिक्चर मिलती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इंग्लिश की ही टेक्स्ट बुक है, तो वो इंग्लिश ग्रामर की है मान लीजिए, तो आपको ग्रामर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबकी कंप्लीट पिक्चर मिलेगी। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलती है, बिकॉज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती है टेक्स्ट बुक। अगर आपने देखा होगा तो स्टार्टिंग में वो सिंपल होता है, फिर धीरे धीरे कोई भी चैप्टर है तो वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है। बच्चे की एज, मेंटल लेवल के हिसाब से होता है, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से डिजाइन की जाती हैं। तो इस तरीके से टेक्स्ट बुक जो है वो मदद करती है और इस मेथड के जरिए हम बच्चों को इजीली सिखा सकते हैं। फीचर्स क्या है टेक्स्ट बुक मेथड के? टीचर सेंटर्ड भी है, चाइल्ड सेंटर्ड भी है, एक्टिविटी सेंटर्ड भी है। ये इसकी खूबसूरती है। टीचर सेंटर्ड इसलिए बिकॉज टीचर पढ़ के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। चाइल्ड सेंटर ऐसे कि बच्चे खुद भी तो पढ़ सकते हैं, तो चाइल्ड सेंटर हो गया। एक्टिविटी सेंटर ऐसे क्योंकि खुद पढ़ा, खुद एक्टिविटी की, तो लर्निंग बाय डूइंग होगी यहाँ पे। साइकोलॉजिकली एनहांस्ड मेथड है बिकॉज ये बच्चों की एज, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बुक्स डिजाइन की जाती हैं। जैसे छोटे बच्चों की जो बुक्स होती है वो बहुत ज्यादा कलरफुल बनाई जाती है ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों उसकी तरफ। और फीचर क्या है कि लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग करवाई जा सकती है। टीचर क्लास में बच्चों को कह सकते हैं कि चलो यहाँ से ये पैराग्राफ पढ़ के बताओ, तो लाउड रीडिंग होगी। या कह सकते हैं कि खुद बैठ के शांति से पढ़ो, मैं इसके बाद इसके क्वेश्चंस पूछूंगा या पूछूंगी, तो साइलेंट रीडिंग होगी। बच्चों की कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होती है। जितना ज्यादा हम चीजें पढ़ते हैं उतना ज्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। स्टूडेंट इंडिपेंडेंट लर्नर बनता है क्योंकि खुद चीजें करके जब सीखते हैं तो इंडिपेंडेंट बनते हैं। तो यानी कि ऐसा मेथड जिसमें हम लैंग्वेज बच्चों को सिखाते हैं टेक्स्ट बुक की मदद से। फिर बात करेंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं इस मेथड के। तो प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सिलेबस फॉर प्रोग्राम, पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता है बिकॉज वो टेक्स्ट बुक है, वो सारी चीजें वही होंगी उसमें। स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन होती है बिकॉज वेल क्वालिफाइड ऑथर्स द्वारा वो लिखी जाती हैं। बच्चों की वोकैब बढ़ती है, विजुअली अपीलिंग होती है, अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स होते हैं तो बच्चा अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ। रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? कैन डी स्किल टीचर, क्योंकि कुछ टीचर्स क्या होते हैं सोनली जो है बुक, टेक्स्ट बुक पे ही डिपेंड कर जाते हैं। तो टीचर को ये दिमाग में रखना चाहिए कि टेक्स्ट बुक शुड बी वन ऑफ द सोर्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग बट शुड नेवर बी द ओनली सोर्स, कि सिर्फ टेक्स्ट बुक पर ही डिपेंड ना हो जाए। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। बोरिंग हो सकती है कि सीधा बुक पढ़ो और चीजें समझो, तो बोरिंग हो सकता है। बुक्स में कंटेन इनऑथेंटिक लैंग्वेज, बुक्स में क्या है कि इनऑथेंटिक लैंग्वेज हो सकती है। जैसे कुछ टाइम पहले एनसीईआरटी की क्लास 3rd या क्लास 2nd की कोई बुक थी जिसकी आई थिंक या फर्स्ट की ऐसी कोई बुक थी जिसमें काफी ज्यादा विरोध हुआ था बिकॉज एक उसमें कोई पोएम थी जिसमें लिखा हुआ था कि छोकरी आई आम लाई, तो वो कहा गया कि ये जो लैंग्वेज है वो ऑथेंटिक नहीं है, थोड़ी गुंडा वाली टाइप्स लैंग्वेज है, तो ये चीज गलत है। तो ऐसा कुछ हो सकता है बुक में कि जो लैंग्वेज हो वो इनऑथेंटिक हो और बच्चे जब वो पढ़ेंगे तो वही चीज सीखेंगे। डज नॉट फोकस मच ऑन लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन, लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन पे ज्यादा फोकस नहीं है इस मेथड के थ्रू बिकॉज चीजें पढ़ रहे हैं और लिखना सीख रहे हैं। बोलना, कम्युनिकेशन उतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया उस चीज पे।
थोड़ा फास्ट ले रहे हैं बिकॉज मैं चाहती हूँ कि इसी वीडियो में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए ताकि आपको इधर उधर और चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। तो फटाफट लेंगे कम्युनिकेशन मेथड को, बहुत ईजी है। कम्युनिकेशन मेथड यानी कि जब हम कम्युनिकेटिव अप्रोच लगाते हैं, यानी कि लैंग्वेज जो है कैसे सीखी जा सकती है कम्युनिकेशन से, कि जितना ज़्यादा हम उस लैंग्वेज में बात करेंगे, जितना ज़्यादा वार्तालाप होगी उसमें, उतनी ज़्यादा बच्चों को वो लैंग्वेज जल्दी याद होगी। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइन करती है कम्युनिकेशन क्या है, एज द इम्पार्टिंग, कन्वेइंग और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। जब हम अपने आइडियाज और नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं, कन्वे करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। ये वर्ड्स के फॉर्म में भी हो सकती है, बॉडी लैंग्वेज के फॉर्म में भी हो सकती है, यानी कि एक्शन और जेस्चर्स के थ्रू भी। जैसे कि अगर बच्चे को टीचर इशारे से भी बोल सकते हैं कि हाँ बैठ जाओ, तो वो भी क्या कम्युनिकेट किया उन्होंने, हालांकि वर्ड यूज नहीं किए लेकिन कम्युनिकेट किया। अगर किसी को स्माइल से देखते हैं तो वो भी क्या है, कम्युनिकेट किया टीचर ने। तो इसे जनरली फंक्शनल नेशनल अप्रोच कहा जाता है। इसमें मेन एम्फेसाइज इस चीज़ पे किया जाता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें, और गोल भी यही है इस चीज़ का कि अगर कोई लैंग्वेज बच्चे सीख पाते हैं, कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं तो क्यों सीखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ लिखने के लिए सीखते हैं। वो लैंग्वेज हम इसलिए सीखते हैं ताकि हम उसमें कम्युनिकेट कर पाएं, उस लैंग्वेज को आगे चल के यूज़ कर पाएं। तो यही गोल है इस मेथड के। ज़्यादा से ज़्यादा बात करें बच्चे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर उन्हें कोई टॉपिक दे सकता है कि इसके बारे में बात करो, ताकि उन्हें पता चले कि लैंग्वेज को अलग अलग सिचुएशंस में कैसे यूज करना है। यहाँ पे टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है, इंस्ट्रक्टर नहीं है। ऐसा नहीं कि बच्चों को इंस्ट्रक्ट करें कि हाँ ये रूल है, ये याद कर लो, या ये मैंने चीज बोल दी तो ये याद करो, ये मैं सुनूंगा, ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहे हैं कि वो बच्चों को टॉपिक दे रहे हैं, उसमें कम्युनिकेट करो, और अगर उन्हें लगता है कि कोई बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो वहां पे उनकी हेल्प करेंगे वो। तो एज अ फैसिलिटेटर वर्क कर रहे हैं। नॉन मेथोडिकल सिस्टम है ये, बिकॉज ऐसा नहीं है कि किसी टेक्स्ट बुक को, किसी रूल को फॉलो करके हम चीज़ें सिखा रहे हैं। हम बच्चे को डायरेक्टली कम्युनिकेट करके चीज़ें सिखा रहे हैं कि ताकि उनकी साउंड, ऑरल या वर्बल स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो। क्योंकि अगर कोई चीज़ लैंग्वेज हमें बोलनी आ जाती है तो धीरे धीरे हम लिखना और उसको पढ़ना तो सीख ही जाते हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या है लर्नर के लिए यहाँ पे, लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल ऑफन थ्रू ट्रायल एंड एरर। कम्युनिकेट करेंगे, जैसे कि कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं तो कम्युनिकेट करते हैं, तो शुरू शुरू में गलत बोलते हैं उसे, लेकिन धीरे धीरे जब ट्राई करते जाते हैं तो क्या है, एरर कम हो जाता है। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक की थ्योरी है ये, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, कि जितनी बार हम चीज़ों को ट्राई करते हैं उतना बार एरर कम होता जाता है। जैसे कोई चीज़ हमने एक बार करी तो थोड़ी गलती होगी, फिर दूसरी बार करी तो गलती थोड़ी कम हो जाएगी, फिर तीसरी बार करी तो गलती और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये होती है ट्रायल एंड एरर, कि जितनी बार ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उस चीज़ को तो एरर कम होता जाएगा, और एक पॉइंट पे जाके एरर 0 हो जाएगा, एक्यूरेसी आ जाएगी उस चीज़ में। तो लर्नर्स ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं ग्रुप्स में, ताकि उस लैंग्वेज के साथ वो जुड़े रहें। नेक्स्ट क्या है कि क्या क्लासरूम एक्टिविटीज़ हो सकती हैं ताकि बच्चों को जो लैंग्वेज की जो समझ आ जाए। तो जो भी चीज़ टीचर को लगता है कि ज़्यादा इफेक्टिव है, वो टेक्निक, वो चीज़ वो करते हैं, वो एक्टिविटी वो करवाते हैं। रोल प्ले करवा सकते हैं, इंटरव्यूज़ करवा सकते हैं। तो ये बड़े बेसिक से पॉइंट्स हैं, आप सबको आते हैं। ग्रुप वर्क करवा सकते हैं, या फिर उन्हें अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए कह सकते हैं, या कुछ स्पीच दे सकते हैं कि किसी टॉपिक पे स्पीच दो, या फिर डिबेट करवा सकते हैं। यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ करवाना जहाँ पे वो उस लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करें। फिर बात आती है कि क्या एडवांटेजेस हैं इसके। तो फ्लुएंसी प्राइमरी गोल है, ताकि बच्चे फ्लुएंटली बोल पाए। इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, फोकसेस ऑन मीनिंग, लर्नर सेंटर्ड है ये। कम्युनिकेटिव कंपिटेंस डिजायर गोल है, ताकि बच्चे उस लैंग्वेज में इजीली कम्युनिकेट कर पाएं। डिसएडवांटेजेस क्या है, फ्लुएंसी पे तो फोकस करता है लेकिन उतना ज्यादा ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन पे फोकस नहीं करता है। ओवर क्राउडेड क्लास के लिए ये यूजफुल नहीं है। रीडिंग और राइटिंग स्किल्स पे उतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है। आपको करना क्या है कि कोई भी मेथड अगर आपको आता है, कोई एक मेथड आता है, तो डायरेक्टली आपको क्या देनी है, उसकी इंट्रो देनी है, फिर उसके फीचर्स लिखने हैं कि क्या फीचर्स हैं इसके, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर लर्नर का क्या रोल है, टीचर का क्या रोल है, क्या टेक्निक्स लगाई जा सकती हैं, और फिर क्या मेरिट्स होते हैं और क्या लिमिटेशंस होते हैं, ये चीज़ें आपको लिखनी है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और वीडियोस जल्दी जल्दी लाऊं। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।